हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। लैंग्वेज लैब में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस, उस पर बात करेंगे कि एग्ज़ाम में जो कि टेंथ के जो आपके जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डेट शीट आई थिंक कल या परसों रिलीज़ हुई है गवर्नमेंट दैट्स योर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, सॉरी। तो उस पर हम बात करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम से पहले माइंड में रखनी है और कितना सिलेबस आपको कवर करना है। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं शुरू करी है, अगर आपका सिलेबस कवर है, रिवीजन नहीं करी है, तो उन बच्चों के लिए भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहें आप हमारे साथ। आज मैं आपको बता दूँ इंग्लिश सब्जेक्ट पे जो कि हमने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है और हमारे चैनल दैट्स योर ZB लैंग्वेज लैब में अपलोडेड है। आप वहाँ पे उसे जाके देख सकते हैं और इंग्लिश में अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं उसमें मैंने डिटेल में वहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस की ओर, तो फिर बात करते हैं सिलेबस पे। हाँ जी, तो ये है आपका सोशल स्टडीज़ का सिलेबस, सोशल साइंस का सिलेबस। इस पे हम बात करते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री का आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री के हैं जो कि 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पूछी जाएंगी आपकी 20 मार्क्स के, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको 15 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे बनते हैं हमारे पास कितने, हमारे पास यहाँ पे 80 मार्क्स के जो है वो पेपर बनता है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों का ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड होता है, तो कुछ बच्चों को ये बोरिंग लगता है। तो उन सबको मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है तब भी, अगर नहीं आता तब भी, तो कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो आपको कवर करनी ही है, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर देखें आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में क्या रखना है कि जो 1 सेकेंड, जो आपने कौन सी क्लास में, कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से आपको कवर करना होना चाहिए, ठीक है। उसी के बेस पे कैसे पूरे के पूरे यूरोप में जो है वो रेवोल्यूशन आया और कैसे कर करके एक एक जो कॉन्टिनेंट, एक एक जो कंट्रीज थी वो कैसे सेपरेट हुई और कैसे नेशन बनी, ठीक है। और नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे लोगों के माइंड में जागी, तो ये इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी की फॉर्म में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे कुछ एक, जैसे गोसिप मैजनी हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन के कोड कौन से थे उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर फेडिक्स ओरियो ने कौन सी पेंटिंग करी थी उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरह के जो भी बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं यार, हिस्ट्री को अगर आप एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आपके लिए वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, तो बात करते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा इस सिलेबस को ना टेलीग्राम चैनल, इसी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है ZB लैंग्वेज लैब पे, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि जो लाइक यहाँ पे आपने पूरे राइज ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि जो नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म है वो कैसे अलग हैं, ठीक है ना। एज ऑफ रेवोल्यूशन सारी कवर होने चाहिए आपकी। ये कहानी की फॉर्म में आप पढ़ लेंगे, आई थिंक वही मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए, ओके। अब जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो ये यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं उनको ऐसे पढ़ लो कि ये कभी भी तुम्हें ना भूलें, ठीक है। सेकंड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ से लोग कैसे अट्रैक्ट हुए, इंडिया के लोग, नेशनलिज्म उनके माइंड में कैसे आई, ठीक है। ये आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में पूछा ना जाए कहीं पे, है ना। सिविल डिसओबीडियंस का दूसरा नाम क्या है, ओके। फिर सिविल डिसओबीडियंस के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपके माइंड में होनी चाहिए। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपस में क्या टाइम पीरियड रहा है, क्या गैप रहा है, और कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जिसमें अंग्रेज़ों ने कंपेल करा था इंडियंस को कि आप क्या करो कि ओटमन एम्पायर की ओर, ओटमन एम्पायर के खिलाफ लड़ो, और उसकी वजह से इंडियंस के जो लोग थे उन्होंने डिसएग्री किया था इस पॉइंट को, ठीक है। ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो कल्चरल अवेकनिंग और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हमारे जम्मू कश्मीर में कैसे आई, वो कोर आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, ओके जी। चलो
फिर बात करते हैं अगर हम यहाँ पे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके माइंड इसका पूरा हक्का आपके माइंड में स्टोरी के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये चीज़ें आप अच्छे से कवर करेंगे और कोशिश करना कि ऐसे पॉइंट्स कभी एग्जाम में ना छोड़ के आना जिन्हें आप अच्छे से एक सिंपल लैंग्वेज में हो। जम्मू कश्मीर क्योंकि हमारी अपनी जगह है तो हम आई थिंक किसी और स्टेट के कंपैरिजन में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके जी, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स की, तो ये चीज़ें आपके माइंड में यहाँ से पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं आपको यही बता दूं, जो हमारे कहीं पे भी अगर जे के बारे में कोई चीज़ हो तो उसको ऐसे पढ़ लो कि वो कभी भी एग्ज़ाम में आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप उसको ईज़िली जो है वो एग्ज़ाम में कर पाओ। ठीक है जी, जैसे मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ, जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के बाद जम्मू कश्मीर का जो टाइम पीरियड रहा है, जैसे 1947 के बाद 1965 तक जम्मू कश्मीर कैसा रहा है, सदर रियासत कौन था पहला, ओके ना, उसके बाद सदर रियासत पहला कौन था और आखिरी कौन था, क्या सदर रियासत सिर्फ एक ही रहा है, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, और जम्मू एंड कश्मीर का पहला स्टेट चीफ मिनिस्टर कौन था, ये पूछा जा सकता है। अगर ये थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम्स में पूछा जाए तो फिर आपसे यूटी का पहला चीफ मिनिस्टर कौन बना है, ओके, यूटी का पहला डिप्टी सीएम कौन बना है, एजुकेशन मिनिस्टर मैम का क्या नाम है, ओके। उसके बाद फिर आपसे ये करंट में जो भी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड तो वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज़ मैंने ट्रेंडिंग में देख रहा हूँ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में नई नई चीज़ें लाइक आ रही हैं, जैसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, दरबार मूव, ओके, कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि दरबार मूव को दोबारा से स्टार्ट करा जाएगा, ये चीज़ें लाइक जो भी करंट में आती हैं तो आपके माइंड में एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटेम्पोरेरी इंडिया सेकंड यानी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को आप ऐसे पढ़ें कि बिल्कुल देखो, जब इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़ को, इन्वायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी को पढ़ते हो, अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उन्हें माइंड में रख के पढ़ें। जैसे आपको वहाँ पूछा जा सकता है कि बताओ रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या होती है और कैसे बनाई गई, फिर इसी के रिलेटेड कहीं आपसे ये ना पूछा जाए कि आप मुझे बताओ 5 ईयर प्लान्स जो पहला हमारा था, ओके, 5 ईयर प्लान जो एट द टाइम ऑफ वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे जो ये चीज़ें रखी थी जे एल नेहरू के टाइम पे, उस टाइम पे 5 ईयर प्लान्स में ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करा गया था कि क्या उस टाइम पे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे तो नहीं फोकस करा गया था, फिर उसके बाद क्या एग्रीकल्चर दोबारा से डाउन होना शुरू हो गई, ओके, ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर लैंड यूज़ पैटर्न क्या है इंडिया का, तो इसी के साथ मैं आपको एक लगे हाथों की चीज़ बता दूँ। देखो आपके माइंड में आप वहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्सेज आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखना। उसके बाद फिर अगर हम बात करें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की, तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल में देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है। वाटर रिसोर्सेज को थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, है ना। उसके बाद जो कोई जैसे आपके माइंड में एक एक लाइक खाका बन जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, और एज वेल एज वाटर को एज आ रिसोर्स लाइक लोगों को बताओ कि वाटर की क्या अहमियत है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एग्रीकल्चर की बात बताओ, टाइप ऑफ फार्मिंग क्या हो सकती है। उसके बाद आपने माइंड में रखना है कि राबी क्रॉप, और उसके बाद खरीफ क्रॉप, ये जैद क्रॉप, ये कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, इनके लिए एक मैं आपको डिटेल में एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पता है क्या करो, आपने अपने पास एक टेबल बना लो। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे हम पेन निकालते हैं, आपने राबी क्रॉप लिखा जो भी वहाँ पे थी, ठीक है, आपने राबी क्रॉप जो भी लिखी, उसके बाद कौन से सीज़न में होती है, कौन से मंथ में होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और माइंड में रखेंगे, इसके लिए रेनफॉल क्या चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने थोड़ी सी हर एक रबी क्रॉप में कवर करनी है। सेम एज आप करेंगे खरीफ क्रॉप का, जैद क्रॉप का, कौन से सीज़न में होती हैं, कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक इनको हार्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर एक खाके की फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं हम किस पे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे आज मैं देख रहा था जब बच्चे सॉल्व पेपर मुझे चेक करवा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3 से 4 बार जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि बताओ मिनरल है क्या।
ओके ना, क्योंकि मिनरल एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है कि जिसको डिफाइन करना सिम समहाउ लाइक एक कंफ्यूजिंग सा वर्ड है मिनरल, क्योंकि इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं। ओके ना, इसके मीनिंग आपने नॉट फ्रॉम द इंग्लिश और डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। चलो, क्योंकि हर तरीके से इसके मीनिंग अलग अलग निकल पाते हैं। उसके बाद फिर आपने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपने देखना है कि किस किस टाइप्स की मिनरल होती हैं। अच्छा, बस यही किस किस टाइप्स की मिनरल होती हैं, इस पर अगर कोई क्वेश्चन आपको, क्योंकि एसएसटी का क्या सीन होता है, एसएसटी में you will not be asked the questions like from the English, you will be asked the questions from the character sketch of Natalia or anybody else, okay। बट अगर हम ज्योग्राफी की एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, किससे, डायरेक्टली आपसे करंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, जैसे आपने माइंड में क्या रखना है, आपने माइंड में रखना है कि कालाकोट में कौन सी जो है वो मिनरल्स पाई जाती है, कौन किस चीज़ की माइनिंग होती है। ओके, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में रियासी में किस चीज़ की माइनिंग होती है। ओके, ये चीज़ें आपके माइंड में एक हक्का बना लेना। फिर रिसोर्सेज की काइंड्स क्या होती हैं। चलो, फिर अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे इंडस्ट्री की अहमियत क्या है, इंडस्ट्री को क्लासीफाई आपने करना है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में और लाइक इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ें आपको एक छोटा सा, देखो अगर आपको सिलेबस को खुद भी पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना जो यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर माइंड में आपने ये चीज़ रखनी है, मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के जो वहाँ पे पूछा जा सकता है। कैसे, आपको बोलेंगे बताओ रोल, किस चीज़ का रोल, ट्रेड का रोल क्या हो सकता है। क्या अगर इंडिया लाइक कहीं किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसमें इकोनॉमी का क्या फैक्टर हो सकता है, ज्योग्राफी का क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, जो हमेशा हमारा उन चीज़ों के रिलेटेड होता है जो करंट में हो रही होती हैं। हिस्ट्री ना हो बेशक, ज्योग्राफी ना हो, लेकिन हमारा पॉलिटी तो भाई होता ही है। पावर शेयरिंग में आपने कंपैरिजन करनी है कि बताओ इंडिया थोड़ा सा रिजेंबल करता है किससे, बेल्जियम से या श्रीलंका से, और कैसे करता है वो चीज़ें आपने बतानी है। फिर वहाँ पे पूछा जाता है बताओ डिस्कस करो कि बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका, ओके, इन तीनों का डिफरेंस बताओ दोनों का। फिर उसके बाद इंडिया का वर्सेस श्रीलंका, ठीक है। फिर श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं उनकी कंडीशन उस टाइम पे क्या थी, और बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पे डच लोगों की क्या वैल्यू थी। तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। फेडरलिज्म आपने माइंड में रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ओके। फिर अपने माइंड में क्या रखना है कि पावर शेयरिंग, जैसे पावर शेयरिंग इन द नॉट इन द सेंस ऑफ द फर्स्ट टॉपिक बट इन द सेंस ऑफ फेडरलिज्म, दैट आपने बताना है कि सर सेंट्रल प्लस स्टेट, अगर सेंटर के पास कुछ पावर है तो कुछ पावर स्टेट के पास है, तो वो कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट में, सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं, ओके ना, स्टेट लिस्ट में क्या चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक डीप और एक लाइक किसी चीज़ को विस्तार में पढ़ना, ये आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इनका डिफरेंशिएट आपको होना चाहिए। और ये आपने इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कि एक जेंडर पर्सपेक्टिव बताओ पॉलिटिक्स पे क्या हो सकता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त सेंटर में कौन सी पॉलिटिकल पावर पार्टी है, ओके, उसका लीडर ऑफ द हाउस कौन है, उसका एमिनेंट कोई लीडर बताओ, उसका प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। मैंने बच्चों को वहाँ पे ऑफलाइन में ये चीज़ें अप्रॉक्स जो है वो सारी की सारी नेशनल पार्टीज़ की के जो लीडर हैं, जो उनके लीडर कोई सीएम अगर है या कोई फॉर्मर सीएम है या उनका कोई लीडर पार्लियामेंट में है, ओके, लोकसभा और राज्यसभा में है। फिर अब भी अपने माइंड में क्या रखना है कि लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन है, एलओपी जिसको बोलते हैं। फिर पूछा जा सकता है बताओ एलओपी होता क्या है, पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे आप, है ना, एलओपी क्या होता है। फिर आपको भी पूछा जा सकता है कि बताओ क्या एलओपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है या स्टैचुरी पोजीशन है। फिर डेमोक्रेसी का मतलब बताओ, डेमोक्रेसी से आपको क्या सीखने को मिला, ओके, ये पूछा जा सकता है। बताओ डेमोक्रेसी को लोगों की ही क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ओके। फिर आपने माइंड में रखना है जम्मू कश्मीर। भाई मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चों कि दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड
दिस थिंग विच इज़ देयर इन द करंट, ओके ना। जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था उसमें, 370 क्या था, 35A क्या था। देखो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े एग्जाम्स में, जैसे आपका पीएससी के एग्जाम्स हो गए, आपके एसएसआरपी के एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे पूछी जाती हैं। लेकिन वहाँ पे 370 क्या था ये नहीं पूछेंगे, बोलेंगे बताओ 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का जो फ्लैग था उसका कलर क्या था। ओके, 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी जो लाइन स्टार्ट होती थी विद पीपल ऑफ इंडिया न हो के विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्यों थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हाई लेवल में पूछे जाते हैं। आपके लेवल में 10th लेवल में चीज़ें पूछी जाएंगी कि बताओ 35A आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता था, ताकि बच्चों को ये आइडिया हो कि जम्मू कश्मीर में अभी क्या सिचुएशन है और पहले क्या थी। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, पॉलिटिकल डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई, और अभी के सीएम के पास कौन कौन से पावर्स नहीं हैं, होम डिपार्टमेंट किसके पास है, ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। ठीक है, बाकी एक ऑपरेटिव मूवमेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट उतने आते नहीं हैं। फिर आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन, जो कि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको अभी से बता दूं क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जो वट आई थिंक सो। अब मैं आई एम नॉट देयर फ्रॉम दोज हु विल सेट द पेपर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, जीडीपी क्या होती है और कौन कौन से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी और टेरिशरी क्या होती है, ये आइडिया होना चाहिए। फिर ये बताओ कि जम्मू कश्मीर पे जो हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो टोटली किस चीज़ को एक किस्म का लाइक शो कर रही है कि हाँ हमें ना इस चीज़ से टैक्स हटा देना चाहिए, जीएसटी किस चीज़ से ख़त्म की है। ओके, ये आप अभी से गूगल करके बताना कमेंट सेक्शन में कि जीएसटी जो है वो किस चीज़ से, उमर अब्दुल्ला साहब ने, सीएम साहब ने कहा है कि जीएसटी इस चीज़ से हम ख़त्म कर देंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये बताना होगा कि बताओ जो एप्पल है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा सकते हैं, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके माइंड में एक जनरल नॉलेज की चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये पूछा जा सकता है कि बताओ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या कोई फ़ायदा होता है। ओके, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी और स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस आपको पूछे जा सकते हैं, बताओ एससीबी क्या है। फिर डिज़ास्टर से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कोई स्किल बता सकते हैं। क्या क्या ये स्किल जो है वो इनको लाइक लोगों तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं इन स्किल को। फिर एनजीओ और लोकल स्टेट बॉडीज़ का क्या इसमें रोल रहता है। ओके जी, फिर हमारे पास आता है रोड सेफ्टी एजुकेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें जो ये अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, आप इसको पढ़ लेना। इसके साथ साथ मैं आपको यहीं पे एडिशनली बता दूं जो 2023 में ओके अमित शाह साहब ने जो एक बिल लाए थे कि जो लाइक आई थिंक ट्रक ड्राइवर्स के लिए वो बिल था। ओके, उसमें ये था कि जो भी किसी को लाइक एक्सीडेंट करेगा, जो भी किसी को हिट एंड रन करेगा, तो उस पर क्या कितनी फ़ाइन होगी, उसको कितने साल की सज़ा होगी, क्या चार्जेस होंगे उस पर। तो वो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी वो चीज़ें माइंड में रख लेना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सिलेबस। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर अगर हमें ज़रूरत पड़े किसी और सब्जेक्ट पे तो हम उस पर जो है वो आपसे बात करते समय सारी चीज़ें क्लियर कर दें। तब तक के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इस चैनल को जो कि स्पेसिफिकली हमने बनाया है लैंग्वेज के बच्चों के लिए और आप सबके लिए ZB लैंग्वेज लैब में, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, इसी पे ही हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड होते रहेंगे टाइम बाय टाइम से।